first topic is gas chromatography. So what do you understand by gas chromatography? यहाँ पे गैस जो है वो क्या होना चाहिए? Anybody? What it should be? स्टेशनरी पे नहीं नहीं मोबाइल पे Mobile Yes, right. Mobile phase. Because gas cannot be stationary phase. Gas cannot be stationary. तो गैस क्रोमेटोग्राफी के केस में हम जो मोबाइल फेज लेते हैं दैट इज अ गैस एंड व्हेन इट कम्स टू स्टेशनरी फेज गैस क्रोमेटोग्राफी के केस में स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है. अब वो कैसे होगा वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी. सो अगर स्टेशनरी फेज हम सॉलिड लेते हैं देन इट वुड बी गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीएससी. एंड अगर हम लिक्विड स्टेशनरी फेज लेते हैं देन इट वुड बी जीएलसी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. अगर हम सॉलिड स्टेशनरी फेज लेते हैं तो कौन सा आपका प्रिंसिपल फॉलो होगा सेपरेशन प्रिंसिपल एब्जॉर्प्शन या पार्टीशन. absorption. एब्जॉर्प्शन एंड लिक्विड के केस में इट वुड बी पार्टीशन. ये चीज सबको समझ आ गई होगी. टीएलसी और पेपर में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन एंड व्हाट इज पार्टीशन. तो गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए जो आपकी वैन डिंटर इक्वेशन होती थी दैट वाज HETP इक्वल्स टू P अपॉन म्यू प्लस सी म्यू. इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पहले भी पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द वैन डिंटर इक्वेशन इन द केस ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी. So note down this simple block diagram of gas chromatography. Here we are discussing the instrumentation part. First of all, we have a carrier gas tank. Then there is a pressure regulator. After this, there is flow controller. After this, there is injection port. Then the column जिसमें हमारा स्टेशनरी फेज पैक होगा. Then the detector and the recorder. So this is the block diagram. एंड इसी के अकॉर्डिंग हम इसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल करियर गैस टैंक. एज द नेम सजेस्ट इसमें क्या होगा काफ़ी हाई प्रेशर में हमारी जो गैस है जिसको हम एज अ मोबाइल फेज यूज करने वाले हैं उस गैस को हम स्टोर करेंगे. गैस इज स्टोर्ड इन हाई प्रेशर. एंड ये जो गैस टैंक्स होते हैं जनरली मेड अप ऑफ स्टील. द सेकेंड इज प्रेशर रेगुलेटर. प्रेशर रेगुलेटर का यहाँ पे क्या काम है कि जो गैस करियर टैंक में स्टोर है उसको किस प्रेशर से हमें इंस्ट्रूमेंट के अंदर फ्लो कराना है. दैट इज द वर्क ऑफ प्रेशर रेगुलेटर. सो राइट इट डाउन. reduce pressure of gas so that
It can be passed into instrument further. मेनली यहाँ पे क्या पॉइंट है कि करियर गैस टैंक में काफ़ी हाई प्रेशर में हम गैस को स्टोर करते हैं ना, उसी हाई प्रेशर से हम उसको पूरे इंस्ट्रूमेंट में फ्लो नहीं करा सकते। दैट प्रेशर शुड बी रेगुलेटेड। तो उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए या उस प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए हम प्रेशर रेगुलेटर का यूज़ करते हैं। एंड नॉर्मली जो प्रेशर होता है जिससे कि हम अपनी करियर गैस फ्लो करवाते हैं इंस्ट्रूमेंट में, दैट इज बिटवीन 40 to 80 psi। Noted down. This is important. Then comes the flow controller. As the name suggests कि किस फ्लो से हमें अपनी गैस को फ्लो करवाना है इंस्ट्रूमेंट में, वो डिसाइड करेगा हमारा फ्लो कंट्रोलर। मेनली जो फ्लो होता है दैट इज इन मीटर क्यूब्स, सेंटीमीटर क्यूब्स या मीटर क्यूब्स, जो भी हम यूनिट लेंगे। सो दिस इज द वर्क ऑफ फ्लो कंट्रोलर। अब जब हम फ्लो कंट्रोलर को भी सेट कर देंगे, देन द गैस विल फ्लो थ्रू द इंजेक्शन पोर्ट। इंजेक्शन पोर्ट अभी मैं बताऊंगी। इंजेक्शन पोर्ट में मेनली आपकी गैस जाती तो है, बट वहाँ पे गैस का ऐसा कोई काम नहीं होता। उसके बाद गैस सीधा जाती है कॉलम में। कॉलम आपका पैक होता है एक ओवन के अंदर, एंड उस ओवन का जो टेम्परेचर होता है दैट कैन बी अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड। लेट मी शो यू एन इमेज। ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट की इमेज दिख रही है दैट इज गैस क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, ये वाला जो ऊपर वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप अपनी वायल्स लगाते हो जिसमें कि आपका सैंपल स्टैंडर्ड सब कुछ होता है। मेनली दिस इज दी इंजेक्शन पोर्ट। इसके पीछे भी एक सिस्टम है जो आपको नहीं दिख रहा है। एंड ये जो डब्बा है दिस इज एक्चुअली एन ओवन। इस ओवन के अंदर आपका जो कॉलम है वो पैक्ड होता है कॉइल्ड फॉर्म में। इस तरह का कॉलम होता है, इस तरह का या इस तरह का, एंड इट इज पैक्ड इनसाइड एन ओवन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैकिंग द कॉलम इनसाइड द ओवन हियर? एनीबडी कैन गिव द आंसर? कि टेम्परेचर पूरा हर पार्ट को मिले। देखो गैस क्रोमैटोग्राफी है, ओके। इसमें क्या है, मोबाइल फेज आपका गैस है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो सैंपल ले रहे हो उसको भी आपको गैसियस फॉर्म में लेना पड़ेगा। सैंपल इज टेकन इन गैसियस फॉर्म। अब कुछ सैंपल्स होते हैं जो कि नेचुरली आपके पास सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। देन व्हाट यू नीड टू डू इन गैस क्रोमैटोग्राफी इज आपको इन सॉलिड या लिक्विड फॉर्म वाले सैंपल्स को पहले गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब अगर आप उसको गैस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे एंड आगे जाके फिर से अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा, सो व्हाट विल हैपन, वो फिर से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। सो उनको गैस ही रहने देने के लिए जो हम कॉलम का टेम्परेचर है उसको बढ़ा देते हैं, एंड उसको बढ़ाने के लिए हम उसको ओवन के अंदर स्टोर करते हैं। द टेम्परेचर इज अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड, ओवन का टेम्परेचर। इसको आप रेगुलेट भी कर सकते हो एज पर द मेथड। फिर एक इंजेक्शन पोर्ट की बात हुई थी, सैंपल इंजेक्शन पोर्ट। इसका क्या काम था, ऐसे कि जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, सैंपल इंजेक्शन पोर्ट में आप अपना सैंपल इंट्रोड्यूस करोगे। ओके, एक सिरिंज आएगी, माइक्रो सिरिंज, और वो आपका सैंपल लेके जाएगी। मेनली इट इज अ वेरी स्मॉल चैम्बर। कॉलम से आप कंपेयर करो तो ये तो बहुत ही छोटा चैम्बर है, एंड it is maintained at a higher temperature than the column temperature.
गॉट इट? इस हायर टेम्परेचर का क्या मतलब है कि जो कॉलम का टेम्परेचर है उससे हाई टेम्परेचर हमें रखना है, जिससे कि जो हमारा सैंपल है वो पूरी तरह वेपराइज हो जाए। ऐसे नहीं कि कुछ सैंपल वेपराइज हो गया और कुछ वेपराइज नहीं हुआ, इसलिए हम इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई रखते हैं। सो राइट इट डाउन। सैंपल इंजेक्शन पोर्ट के अंदर लिखो first of all it is a small chamber heated to a higher temperature than column. Sample get vaporized if in solid or liquid form. Then vaporized sample is injected into the column through microliter syringe. So इस स्टेज पे क्या हुआ, हमारी जो मोबाइल फेस थी जो हमने गैशियस यूज़ करी थी वो भी हमारे कॉलम के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुकी है, और जो हमारा सैंपल है वो भी कॉलम के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुका है। नाउ द थिंग इज कि क्या क्या करियर गैस या किस किस तरह के कॉलम्स हम यूज कर सकते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल Ma'am, can you show the previous slide once? Okay, ma'am. so write down career gases used in GC. GC means gas chromatography. So some characteristics are there which need to be followed when we choose the carrier gas. So first of all, the carrier gas should be inert. Second, it should be pure. And third, it should be readily available. तो करियर गैस के केस में हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, एंड इस सेक्शन से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। सो राइट डाउन, फर्स्ट इज हीलियम। मैम एक बार रिपीट करना। कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनर्ट, प्योर एंड इट शुड बी readily available. करियर गैस के मामले में हमारे पास कुछ चॉइसेस होती हैं एंड वी हैव टू चूज द बेस्ट, कि मेथड के अकॉर्डिंग हमारी कौन सी गैस सबसे बेस्ट रहेगी। तो सो राइट डाउन हीलियम। सो हीलियम इज द गैस विच इज मोस्टली यूज्ड। अगर आप कोई जीसी का मेथड उठा के देखोगे देन यू विल सी कि ज़्यादातर आपके 99 नॉट 99 बट येस 95% रिसर्च वर्क्स में आपकी हीलियम ही यूज होती है। दिस इज जस्ट अ estimate. Why it is mostly used? Because it has a very high, or we can say highest thermal conductivity. एंड यही सेम पॉइंट उठा के पूछ लिया था 2019 GPAT। हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स व्हाट, कि जितनी भी गैसेस हमारे पास अवेलेबल हैं एज अ मोबाइल फेस उनमें से सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी हमारी हीलियम की है। नाउ द व्हाट इज दिस थर्मल कंडक्टिविटी? थर्मल कंडक्टिविटी इज कि एक गिवन टेम्परेचर पे हमारी जो गैस है वो कितनी हीट होल्ड कर सकती है, दैट उसका मतलब होता है थर्मल कंडक्टिविटी। एंड द थर्ड रीजन व्हाई इट इज मोस्टली यूज्ड इज इट इज हाईली प्योर। Again, one plus point is it has a low viscosity.
So higher flow rates are achieved. नाउ ये पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी सबको समझ आ जाना चाहिए, इतना तो आप पढ़ ही चुके हो। किसी गैस की विस्कोसिटी जब लो होगी तो वो ज़्यादा तेज फ्लो करेगी। ऑन दी अदर हैंड अभी आगे मैं ये वाला पॉइंट लिखवाऊंगी, जैसे नाइट्रोजन भी एक गैस होती है, उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो हाई होती है। देन उस केस में क्या होता है, अब देखो यहाँ पे क्या है, लो विस्कोसिटी, और हमने एक टर्म पढ़ी थी लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन जब हम थियोरीज पढ़ रहे थे। तो ये तो फायदा है कि लो विस्कोसिटी है तो हाई फ्लो रेट्स अचीव होंगे, तो जो हमारी एनालिसिस है वो जल्दी हो जाएगी। बट ऑन दी अदर हैंड लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन भी ज़्यादा हो जाता है। अगर हम कोई लो विस्कोसिटी गैस यूज़ करते हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन से हमारा क्या मतलब था कि जैसे हमारा कॉलम है और हम इसमें गैस फ्लो करा रहे हैं एज अ मोबाइल फेज, तो गैस का क्या नेचर होता है, उसका नेचर होता है फैलना। एंड उसकी वजह से क्या होता है, एक ऐसा सा इफेक्ट प्रोड्यूस होता था लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन में कि सेंटर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते थे वो ज़्यादा होते थे, और जो कॉर्नर्स होते हैं इनमें गैस के मॉलिक्यूल्स कम होते थे या स्लो ट्रैवल करते थे, क्योंकि गैस का नेचर क्या होता है, फैलना। उसको कहाँ की जगह मिल रही है फैलने के लिए, सेंटर की। सो हीलियम के केस में आपका लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन भी ज़्यादा हो जाता है। किसी बुक में नहीं लिखा है ये, मैं अपने उससे बता रही हूँ, नॉलेज से बता रही हूँ। आप चाहो तो इस पॉइंट को नोट कर सकते हो। एंड it is desirable when we use capillary columns. Now ये capillary columns क्या होते हैं ये मैं बाद में बताऊंगी आगे वाले सेक्शन में। So because of these advantages we use helium mostly. The second gas is nitrogen. So वही वाला point, it has a high viscosity एंड इसी हाई विस्कोसिटी की वजह से क्या होता है, इसमें जो लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन होता है वो लेस होता है, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी कम है, धीरे धीरे चलेगी, लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन भी कम होगा। एंड दैट्स वाई, अगर आपको याद हो थ्योरीज ऑफ क्रोमैटोग्राफी में हमने पढ़ा था, लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन की वजह से क्या होता था, बैंड ब्रॉडनिंग होती थी। तो अगर आप कोरिलेट करोगे उन दोनों पॉइंट्स को, तो नाइट्रोजन हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी एनालिसिस में बैंड ब्रॉडनिंग रिजॉल्व करनी होती है। तो इट इज यूज्ड टू टैकल बैंड ब्रॉडनिंग। अगर ये पॉइंट किसी को समझ नहीं आया तो वो पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, इस पॉइंट को समझा दीजिए। ओके ओके। देखो, अगर आपने फर्स्ट क्लास अटेंड करी हो, पहले आप ये बताओ आपको लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन क्या होता है, ये समझ आया? आई एम आस्किंग कि लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन क्या होता है, आपको वो समझ आया? ओके, सो लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन एक तरह से एक फिनोमेना होता है जो गैस क्रोमैटोग्राफी के केस में अराइज होता है। इसमें क्या होता है, जैसे अगर मैं कोई गैस के मॉलिक्यूल्स इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कॉलम के अंदर, तो उसमें क्या होगा, जो गैस होगी वो कुछ इस तरह से फ्लो करेगी, यानी कि गैस के जो ज़्यादातर पार्टिकल्स होंगे वो सेंटर एरिया में कंसंट्रेट रहेंगे इधर, और जो बाकी के मॉलिक्यूल्स होंगे थोड़े बहुत वो साइड के एरियाज में कंसंट्रेट रहेंगे। नाउ बिकॉज ऑफ दिस अनइक्वल कंसंट्रेशन क्या होगा, जो ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये डिटेक्टर के पास पहले पहुंचेंगे, फर्स्ट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे कि पहले पहुंचेंगे, एंड बाकी जो ये वाले हैं दूसरे वाले, ये डिटेक्टर के पास बाद में पहुंचेंगे। एंड हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जब ऐसा कुछ होता है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स डिटेक्टर के पास एक टाइम पे या शॉर्ट टाइम स्पैन में नहीं पहुंच पाते,
तो हमारे पास एज अ रिजल्ट एक ब्रॉड पीक फॉर्म होती है। दिस इज अ ब्रॉड पीक एंड दिस इज अ नैरो पीक। ओके, इतना समझ आया? यस मैम। देन इसके आगे मैं ये बता रही हूँ आपको कि नाइट्रोजन की जो विस्कोसिटी होती है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू अदर गैसेस। विस्कोसिटी से आपको पता होगा, गाढ़ापन जिसको बोलते हैं ना, जैसे ग्लिसरीन की विस्कोसिटी हाई होती है, हनी की विस्कोसिटी हाई होती है, उसी केस में आप ये मान लो नाइट्रोजन की विस्कोसिटी हाई होती है। तो नाइट्रोजन की विस्कोसिटी हाई है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। नाउ जस्ट बिकॉज वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है तो उसमें जो लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन होगा दैट वुड बी लेस एज कम्पेयर टू अदर गैसेस। जैसे हीलियम में बहुत ज़्यादा होगा, अगर हीलियम का इतना है तो नाइट्रोजन का इतना है। नाउ बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन कम हो गया तो बैंड ब्रॉडनिंग भी नहीं होगी, क्योंकि डिटेक्टर के पास सारे मॉलिक्यूल्स एक ही बार में पहुंच जाएंगे। तो अगर कोई ऐसी एनालिसिस है जिसमें कि आपकी बैंड ब्रॉडनिंग बहुत ज़्यादा आ रही है दूसरी गैसेस से, तो उस केस में आप दूसरी गैस को रिप्लेस कर दोगे नाइट्रोजन से। बिकॉज नाइट्रोजन का क्या फीचर है, इट इज यूज टू टैकल या यूज टू सॉल्व द बैंड ब्रॉडनिंग। एनी डाउट्स? The third gas is hydrogen. अगर आपको डाउट है, जिसने अभी क्वेश्चन पूछा था, तो आप एक बार रिकॉर्डेड क्लासेस में से थ्योरीज ऑफ क्रोमेटोग्राफी की क्लास देख लेना, उसमें आपका ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके। The next gas is hydrogen gas. So first of all it is a flammable gas, that's why ज़्यादा यूज नहीं होती। सेकेंड इज इट इज अ रिएक्टिव गैस, बिकॉज वो क्या करेगी, हाइड्रोजन क्या करती है, अनसैचुरेशन करती है, कॉजेज अनसैचुरेशन। ब्रैकेट में लिख लो रिएक्टिव गैस। सो इट इज नॉट, इसको हम इनर्ट गैस नहीं बोल सकते, बट इट हैज अ गुड थर्मल कंडक्टिविटी देन नाइट्रोजन। इन दो पॉइंट्स की वजह से हाइड्रोजन को अगर यूज किया जाता है तो बहुत कॉशंस लेके यूज किया जाता है। रिमेनिंग गैसेस आर आर्गन, CO2 एंड एयर। इनका आपको डिटेल नहीं पढ़ना, डिटेल मेनली आपको हीलियम का बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक पॉइंट पढ़ना है, क्योंकि पहले क्वेश्चन आ चुका है। एंड बाकी जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 2-3 पॉइंट्स हैं बस वो पढ़ने हैं। Now the next we are going to study stationary phases which are used in GC. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप गैस क्रोमेटोग्राफी के केस में स्टेशनरी फेज लेते हो, उसका जो पार्टिकल साइज है वो काफी ज्यादा स्मॉल होना चाहिए। It should pass between mesh number 80 to mesh number 120. सो हमने दो तरह की क्रोमेटोग्राफी पीछे डिस्कस करी थी ना, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में हम स्टेशनरी फेज क्या लेंगे, इट इज सॉलिड, तो उस केस में स्टेशनरी फेजेस अलग यूज होंगे, और जीएलसी के फेज में जिसमें हम लिक्विड स्टेशनरी फेज ले रहे हैं उसमें स्टेशनरी फेज अलग यूज होंगे। एंड वन मोर थिंग, जो अट्रैक्शन होता है बिटवीन द सल्यूट पार्टिकल and the stationary phase in gas solid chromatography, that attraction is based on electrostatic force. इतना लिख लो कि attraction between stationary phase and solute particles is based on electrostatic force. So what are the choices which we have regarding the stationary phases in gas solid chromatography?
activated charcoal, silica gel, alumina, and glass beads. One more point, write it down. जो आपके लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं that can be analyzed using columns which are made of styrene, styrene, and डाइविनाइल बेंजीन. यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप फुल फॉर्म लिखना. डाइविनाइल बेंजीन. तो लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स के केस में हम कौन से कॉलम्स यूज करते हैं जिसमें कि स्टेशनरी फेज होता है स्टाइरीन या डाइविनाइल बेंजीन का. नेक्स्ट इज गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी. तो यहाँ पे हमारा ये LMW है मैम. हाँ, लो मॉलिक्यूलर वेट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. राइट इट डाउन. Okay, I'm erasing it. Now, गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी की अगर हम बात करें तो दो तरह से हम स्टेशनरी फेजेस में यूज कर सकते हैं. अभी बताती हूँ, पहले ये वाला पॉइंट लिखो कि गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी में जो सल्यूट और स्टेशनरी फेज का इंटरैक्शन होगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन पार्टीशन कोफिशिएंट. तो राइट डाउन, solute particles are retained on liquid stationary phase based on their partition coefficient. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी फोर्स या कौन सा फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल होता है अट्रैक्शन के लिए या एक्सचेंज के लिए. कैसे भी पूछ सकते हैं इसको मोल्ड करके. तो इसको याद रखना, जीएलसी के केस में पार्टीशन और जीएससी के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. तो अब हमें क्या करना है, वी हैव टेकन लिक्विड एज अ स्टेशनरी फेज. सो वी हैव मेनली टू अप्रोचेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो आप कोई इनर्ट मटेरियल ले लो, सॉलिड इनर्ट मटेरियल जैसे कि डायटोमिशियस अर्थ या फिर ग्लास बीड्स, एंड उसके ऊपर आप कोटिंग कर दो लिक्विड की एंड उसको आप फिल कर दो कॉलम में. सेकेंड इज कि आप डायरेक्टली कॉलम की वॉल पे ही लिक्विड की कोटिंग चढ़ा दो. सो इसको भी लिख लो, इससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. लिक्विड कोटिंग डन ऑन अ सपोर्ट मटेरियल such as diatomaceous earth, और glass microbeads. तो लिक्विड डायटोमिशियस अर्थ और ग्लास माइक्रोबीड्स को लेकर आप उनकी कोटिंग, आप उस पर कोटिंग कर सकते हो अपनी लिक्विड स्टेशनरी फेज की. अनदर अप्रोच इज
Liquid can also be coated directly on the walls of column. Now there are some characteristics of the liquid stationary phase. First of all, inert होना चाहिए, stable होना चाहिए, इतना तो सबको पता है. Second, and the important one is कि it should have a low vapor pressure at the operating temperature. अगर मैं ऑपरेटिंग टेम्परेचर यूज कर रही हूँ इनसाइड द कॉलम 200 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो ऐसा ना हो कि जो स्टेशनरी फेज अंदर कोट हो रखा है वही इवापोरेट होता रहे. अगर वो इवापोरेट हो भी रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्लोली इवापोरेट होना चाहिए. दैट्स व्हाई इट शुड हैव अ लो वेपर प्रेशर एट ऑपरेटिंग टेम्परेचर. एंड दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. इसको तोड़ मरोड़ के वो कैसे भी पूछ सकते हैं. Now, what are the choices of liquid which we have? Am I erasing it? So, what are the choices of liquid which we have in gas liquid chromatography? Write it down. Most of the liquid phases are based on silicon polymers. Examples are dimethyl silicon, or we can say 50% methyl phenyl silicon, these two are the most commonly used. ये 50% मिथाइल फिनाइल सिलिकॉन पे जितना मुझे याद आ रहा है, मैंने इस पे क्वेश्चन देखा हुआ है पहले किसी प्रीवियस ईयर के पेपर में. अपार्ट फ्रॉम दिस, इन दोनों से अलग अगर जो यूज होते हैं, दीज आर इथाइलिन ग्लाइकोल पॉलीमर से जो बने होते हैं आपके स्टेशनरी फेजेस. इनसे जो स्टेशनरी फेज बनते हैं, दे आर मेनली यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ पोलर कंपाउंड्स. पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल पॉलीमर्स भी इंक्लूडेड है इसमें, एंड डाई इथाइलिन ग्लाइकोल सक्सिनेट. मुझे कंप्लीटली याद नहीं आ रहा कि ये मैंने कौन सी बुक से नोट किया था, बट जितना मुझे लग रहा है ये शायद से चटवाल में है या फिर ये रेमिंगटन में है. तो उसमें अगर आप पढ़ोगे तो आपको इनके नाम दिख जाएंगे. एंड इसका शायद मैंने क्वेश्चन ही देखा है खुद से. 50% मिथाइल फिनाइल सिलिकॉन. डाइथाइल ग्लाइकोल सक्सिनेट को DEGS भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. राइट इट डाउन. इन सबके नाम अच्छे से लिख लो एंड इन दोनों को तो बिल्कुल रट लेना. अब बात करते हैं कॉलम्स की. हमने एक टर्म पीछे पढ़ी थी कैपिलरी कॉलम, सो वो भी इसी के अंडर कवर होगी. तो दो तरह के कॉलम्स होते हैं. फर्स्ट वन इज पैक्ड एंड द सेकंड इज कैपिलरी कॉलम. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस पैक्ड कॉलम बिकॉज सबसे पहले यही यूज हुए थे एंड यही डिस्कवर भी होते थे. सॉरी, यही सबसे पहले डिस्कवर भी हुए थे.
कैपिलरी कॉलम्स तो एक मॉडिफिकेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं एक एडवांस कॉलम है जो आजकल के टाइम में यूज होता है। सो इसमें क्या होता है, पैक्ड कॉलम में जो स्टेशनरी फेज होता है दैट इज पैक्ड इन द कैविटी ऑफ द कॉलम। And they were used in early stages of GC. इनकी जो लेंथ होती है दैट इज यूजुअली शॉर्ट बिटवीन 1 to 3 मीटर, ऐसा आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है। ओके, यहाँ पे लिख रही हूँ टेक्स्ट बुक, बट अगर आप गूगल पे कहीं पे पढ़ोगे देन इट वुड बी 1.5 to 10 मीटर, तो दोनों को ही नोट कर लो। एंड इनकी जो थिकनेस होती थी दैट इज बिटवीन 2 to 4 millimeter in diameter. And they were made of stainless steel or glass. Now इनकी कुछ एडवांटेजेस थी। First of all, they could handle large volume of sample because इनका साइज बड़ा है as compared to capillary columns. And second, इनमें जो कंटामिनेशन के चांसेस होते थे वो कम होते थे, नॉट ससेप्टेबल टू कंटामिनेशन। यानी कि ये जो कॉलम्स होते थे ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। कैपिलरी कॉलम्स में चांस रहता है कि कहीं अगर कहीं थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी फंस गई तो पूरा का पूरा कॉलम खराब हो जाता है। एंड दे वर एप्लीकेबल फॉर बोथ GLC and GSC. But on the other hand they had some disadvantages also, जिसकी वजह से इनका यूज नहीं होता है। First is they produce broad peaks. And second is they have low separation performance. Write these down. इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लो। तो अगर आपको ये इमेज दिख रही हो, मैम एक बार Ma'am, can you show हाँ the हाँ slide once more? मैंने अभी इरेज नहीं किया, लिख लो, मैं बाद में इमेज दिखाती हूँ। डिसएडवांटेज में सेकंड पॉइंट समझा दो। नॉट ससेप्टेबल टू कंटामिनेशन, यानी कि ऐसा है कि अगर मान लो कोई इम्प्यूरिटी है जो आप गैस पास कर रहे हो या जो आप सैंपल पास कर रहे हो, देन वो इम्प्यूरिटी इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी इस कॉलम को, क्योंकि इसकी लेंथ भी बड़ी है और ये थोड़ा सा डायमीटर में भी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू कैपिलरी कॉलम्स, सो इट इज़ नॉट ससेप्टेबल टू कंटामिनेशन। लिख लिया सबने? यस मैम। सो अगर आपको ये इमेज दिख रही हो, नाउ कंपेयर दिस इमेज विद दिस इमेज। दिस इज अ कैपिलरी कॉलम एंड दिस इज अ पैक्ड कॉलम। इसका जो डायामीटर है एंड इसकी जो लेंथ है, डायामीटर क्या है इसका बड़ा है एज कम्पेयर टू कैपिलरी कॉलम। कैपिलरी कॉलम्स बिल्कुल ही तार जैसे होते हैं, अंदर से दे आर हॉलो, एंड इसकी जो लेंथ है वो कैपिलरी कॉलम से कम है। कैपिलरी कॉलम्स की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, वो कितनी होती है मैं आगे लिख पाऊंगी।
पैक्ड कॉलम की मैंने आपको बताई है, लेंथ इज बिटवीन 1 to 3 मीटर और 1.5 to 10 मीटर। सो इमेज से आप स्पॉट कर सकते हो कि दोनों में कितना डिफरेंस है। नाउ द सेकंड वन इज कैपिलरी कॉलम, जो आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं एंड आज से 10 साल 20 साल पहले भी होते थे। पैक्ड कॉलम्स बहुत कम टाइम तक चले, कैपिलरी कॉलम्स काफ़ी जल्दी इन्वेंट हो गए थे। नाउ इनमें क्या होता है कैपिलरी कॉलम्स में, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर एक्सट्रीमली थिन। जो आपकी स्टेशनरी फेस की जो कोटिंग होती है दैट इज ओनली ऑन दी वॉल्स। कैविटी में आपका स्टेशनरी फेस प्रेजेंट नहीं होता। कैविटी में किस में प्रेजेंट होता था? पैक्ड कॉलम में। पैक्ड कॉलम एक नॉर्मल तरह का कॉलम होता है जिसमें आपकी पूरी की पूरी कैविटी में स्टेशनरी फेस फिल रहता था, बट कैपिलरी कॉलम के केस में आपके खाली सरफेस पे या वॉल्स से अटैच रहता है स्टेशनरी फेस। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। एंड तभी कैपिलरी कॉलम्स बहुत पतले भी होते हैं, बिकॉज कैविटी का उसमें कोई काम ही नहीं होता, बस वॉल्स पे आपने स्टेशनरी फेस की कोटिंग करी एंड इट इज ओवर। तो इनका जो डायामीटर होता है इट इज लेस देन 1 मिलीमीटर, एंड कुछ बुक्स में आपको 0.75 मिलीमीटर भी लिखा हुआ दिख जाएगा, तो दोनों लिख लो। बट द प्रेफर्ड डायामीटर is 0.25 millimeter to 0.32 millimeter. Length can be up to 300 मीटर, एंड उसके केस में 10 मीटर में ही खत्म हो रहा था। ये इतना लंबा कॉलम होता है कि ये 300 मीटर का आपका पहुंच जाता है। इसके जो फायदे के ये होते हैं कि इसमें जो आपकी बैंड ब्रॉडनिंग होती है वो कम हो जाती है, जो कि पैक्ड कॉलम के केस में ज्यादा थी। मैम एक बार और समझाइए। क्या समझाऊं कि इसमें बैंड ब्रॉडनिंग क्यों कम होती है या ऊपर वाले पॉइंट्स? ऊपर वाला पॉइंट्स। ओके, देखो कैपिलरी कॉलम में क्या होता है, जो आपका जो स्टेशनरी फेज होता है ना वो कैविटी में प्रेजेंट नहीं होता। कैविटी क्या है? कैविटी ये है, ये जो बीच वाला एरिया है आपका, इसको कैविटी बोलते हैं। तो कैपिलरी कॉलम के केस में जो आपका स्टेशनरी फेज प्रेजेंट होता है वो खाली वॉल्स पे चिपका होता है, एंड पैक्ड कॉलम के केस में क्या होता है, आपकी पूरी की पूरी कैविटी में स्टेशनरी फेस प्रेजेंट होता है। जैसे HPLC कॉलम्स में हमने पढ़ा था ना, नॉर्मल भी जो भी कॉलम हमने अभी पीछे पढ़े हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, उसमें सब में क्या था कि आपके कॉलम पूरा कॉलम आपका भरा होता था स्टेशनरी फेज से। कैपिलरी कॉलम के केस में खाली जो स्टेशनरी फेज है दैट इज प्रेजेंट इन दी वॉल्स। लिख लो इस पॉइंट को, स्टेशनरी फेज इज प्रेजेंट इन दी वॉल्स ओनली। ब्रैकेट में लिख लेना, नॉट इन कैविटी। इसका जो डायामीटर होता है दैट इज लेस देन 1 मिलीमीटर और 0.75 मिलीमीटर। द प्रेफर्ड डायामीटर, यानी प्रेफर्ड डायामीटर यानी कि जो नॉर्मली हम ज़्यादातर एनालिसिस में यूज़ करते हैं या जो अच्छा माना जाता है दैट इज बिटवीन 0.25 मिलीमीटर टू 0.32 मिलीमीटर, एंड जो लेंथ लेते हैं दैट इज अप टू 300 मिलीमीटर। इसकी एक एडवांटेज ये है कि इसमें बैंड ब्रॉडनिंग रिड्यूस हो जाती है, जो कि एक डिसएडवांटेज था पैक्ड कॉलम्स का। पैक्ड कॉलम में क्या हो रहा था, हमारी बैंड ब्रॉडनिंग इंक्रीज हो रही थी जिसकी वजह से हम उसको यूज नहीं कर पा रहे थे। नाउ वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई कैपिलरी कॉलम्स में। बैंड ब्रॉडनिंग रिड्यूस हुई, क्यों रिड्यूस हुई? बिकॉज जो लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन है वो कैपिलरी कॉलम के केस में कम हो गया एज कम्पेयर टू पैक्ड कॉलम्स। एंड इसको हम यूज करते हैं ज्यादातर GLC में, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में।
एक और पॉइंट लिख लो, लास्ट पॉइंट, दैट दे हैव हाई एफिशिएंसी। इनमें सेपरेशन बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होता है, दैट्स व्हाई दे हैव अ हाई एफिशिएंसी। नाउ गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, जिसमें कि हम लिक्विड एज अ स्टेशनरी फेज यूज कर रहे थे, इसके अंडर दो कॉलम्स आते हैं। फर्स्ट वन इज एस पॉट, सेकेंड वन इज डब्ल्यू पॉट। इनको हम डिस्कस करेंगे। आई एम रेजिंग इट, तो अगर किसी को कोई पॉइंट नोट करना है तो अभी नोट कर लो। तो राइट डाउन, GLC columns are of two types. First one is S port, the second one is W port. So write down first WCOT, इसकी फुल फॉर्म होती है वॉल कोटेड ओपन ट्यूब्यूलर। सो हमने दो अप्रोचेस डिस्कस करी थी ना पीछे, कि या तो गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी के अंडर अगर आप याद करो, दो अप्रोच हमने यूज करी थी, कि या तो आप डायरेक्टली वॉल पे कोटिंग कर दो स्टेशनरी फेस की, या फिर आप कोई सपोर्टिव मटेरियल ले लो जैसे डायटोमिशियस या ग्लास माइक्रोबीट्स, एंड उस सॉलिड के ऊपर आप कोट कर दो अपने लिक्विड को, जो आपको एज अ स्टेशनरी फेज यूज करना है। तो वॉल कोटेड ओपन ट्यूब्यूलर, वॉल कोटेड ओपन ट्यूब्यूलर नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हमने सीधा वॉल पे कोटिंग कर दी स्टेशनरी फेज की। तो राइट इट डाउन, स्टेशनरी फेज ब्रैकेट में लिख लो लिक्विड लेयर is deposited as an extremely thin layer directly on the inner surface of tube in the form of film or by bonding it chemically to the wall of capillary column. Another point, it is beneficial to use chemical bonding as it reduces the bleeding or loss of liquid due to its volatility at elevated temperature. ओके, अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो डब्ल्यू कॉट में हम दो अप्रोचेस यूज कर सकते हैं। या तो हम एक फिल्म चढ़ा दें, जो हमारा कैपिलरी कॉलम है उसके सरफेस पे हम एक फिल्म की कोटिंग कर दें। फिल्म क्या होती है वो सबको पता है। या फिर हम कोई केमिकल बॉन्डिंग कर दें उसके वॉल के सरफेस से। अगर हम कोई केमिकल बॉन्डिंग का यूज करते हैं तो उसका ये फायदा होता है कि जो आपके कॉलम में ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग क्या होता है, द लॉस ऑफ द लिक्विड स्टेशनरी फेज, ओके, देन कॉलम की ब्लीडिंग रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज जो टोटल जो वेपर प्रेशर होता है, या वेपर प्रेशर तो नहीं बोल सकते, पर जो टेंडेंसी है लिक्विड स्टेशनरी फेज की इवेपोरेट करने की, उसकी वॉलेटाइल नेचर की वजह से
एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे वो टेंडेंसी रिड्यूस हो जाती है. So that's why we prefer chemical bonding as a good method over film. सबको समझ आया ये पॉइंट? And one more advantage of doubly quad columns is they are easy to pack. इनमें झंझट कम होता है as compared to other columns. So I'm erasing it. If you have any doubts या अगर किसी को समझ नहीं आया तो बता दो. I can explain. Now the next type of column is escort columns. इनकी full form क्या होती है? Support, coated, open, tubular. तो जो बची हुई अप्रोच है जिसमें हम इनर्ट सॉलिड सपोर्ट का यूज करते हैं, that is covered under escort columns. So write it down. Liquid is coated on a supporting material. इसकी जो एडवांटेज है वो ये है कि इनमें जो सरफेस एरिया होता है कंपैरेटिवली वो लार्ज हो जाता है. जो स्टेशनरी फेस का सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ escort column is larger. But they have a disadvantage that they are difficult to pack. And hence they are not used widely. Now, apart from these points, एक disadvantage होती है capillary columns की. And ये disadvantage वही है जो packed columns की advantage थी. Write it down. Low capacity capillary columns are of low capacity due to small volume of stationary phase. Hence, sample volume to be injected should be very small. The sample volume is less than 0.1 microliter. पैक्ड कॉलम में क्या था, हम ज़्यादा सैंपल भी लोड कर सकते थे, बट कैपिलरी कॉलम्स में जस्ट बिकॉज कॉलम जो है वो बहुत छोटा तो नहीं हुआ, बट हाँ उसका जो डायमीटर है वो बहुत कम हो गया, स्टेशनरी फेस की क्वांटिटी बहुत कम हो गई. दैट्स वाई जो हम सैंपल अपना लोड कर पाएंगे कैपिलरी कॉलम में, दैट इज वेरी स्मॉल एंड जिसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 0.1 माइक्रोलीटर. एंड दैट्स वाई वी यूज माइक्रो सिरिंजेस. आज के टाइम में जो हम यूज करते हैं जीसी में, दे आर माइक्रो सिरिंजेस, यानी कि वो माइक्रोलीटर की क्वांटिटी में आपका जो सैंपल है वो लेती है. राइट इट डाउन. Should I erase it? Now, next is what are the operating conditions which we use in gas chromatography. So column chromatography के केस में अगर आपको याद हो, दो पढ़ी थी हमने, isocratic and second is gradient. क्या फर्क था दोनों में? Anybody? किसी को अगर थोड़ा सा भी याद हो, बहुत इजी और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. आइसोक्रेटिक सिंपल मिक्सचर के लिए और
ग्रेडियंट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के लिए यूज होता है। और आइसोक्रेटिक में जो आपका मोबाइल फेस का कंपोजिशन है वो सेम रहता है, ग्रेडियंट में आप उसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हो। ओके, नाउ यहाँ पे आप क्या वेरिएशन कर सकते हो जीसी में? यू कैन यूज टू ऑपरेटिंग कंडीशंस. फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल मोड and the second one is temperature programming. अगर मैं कोई सिंपल मिक्सचर एनालाइज करना चाह रही हूँ या सेपरेट करना चाह रही हूँ तो मैं आइसोथर्मल मोड यूज कर सकती हूँ। ओके, इसमें क्या होता है, थ्रू आउट द एनालिसिस जो गैस का कंपोजिशन, सॉरी नॉट गैस का कंपोजिशन, बट जो टेम्परेचर है कॉलम का वो एक ही टेम्परेचर रहेगा। टेम्परेचर प्रोग्रामिंग में क्या होगा, हम टेम्परेचर चेंज करते रहेंगे। सो राइट इट डाउन, आइसोथर्मल मोड, कांस्टेंट टेम्परेचर maintain, and second is it is not good for complex mixtures. So let me explain this. So जैसे कि मैंने बोला, सिंपल मिक्सचर के केस में वी कैन यूज आइसोथर्मल मोड। जब हमें पता है कि यार 2 या 3 ही है कंपाउंड्स जो सेपरेट होने हैं एंड उनका जो वो वाला पॉइंट है जिसपे वो गैसियस फॉर्म में स्टेबल है वो भी पास पास है, then we can use the isothermal mode. It is not very good for complex mixture, but it is good for simple mixture. On the other hand, temperature programming हम किस केस में करते हैं? Suppose I have a sample, उसमें मुझे 4 कंपाउंड्स आइसोलेट करने हैं, A, B, C, D. ठीक है, एक जो है वो गैसियस फॉर्म में जो स्टेबल है वो है 110 डिग्री पे, B है 200 डिग्री पे, C है 250 डिग्री पे, और जो D है वो है 150 डिग्री पे। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक ही टेम्परेचर तो मेंटेन रख नहीं सकती, बिकॉज जो टेम्परेचर की रेंज आप सेट करते हो वो कुछ ऐसे रहती है कि 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो इस केस में अगर आप ये वाली कंडीशन थ्रू आउट द एनालिसिस यूज करते हो, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आप कुछ भी रख सकते हो, दैट इज अप टू यू। तो अगर मैं एक ही कंडीशन यूज करूंगी टेम्परेचर की तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके ही चांसेस है आने के। चलो इसको 110 मान लो, 110 से 130, बट इससे ज़्यादा रेंज आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। सो इन सभी को आइसोलेट करने के लिए या सेपरेट करने के लिए हम टेम्परेचर प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा 30 मिनट्स का रन टाइम है, रन टाइम सबको पता ही होगा, जिस टाइम पे पूरी की पूरी एनालिसिस चलती है। तो उसमें मैं क्या करूँगी, स्प्लिट कर लेती हूँ 10 10 10। पहले मैं रखूँगी 110 से 130, इसमें मेरा ए सेपरेट हो जाएगा। फिर मैं रखूँगी 130 से 150, इसमें मेरा डी सेपरेट हो जाएगा। एंड देन आई विल टेक 200 to 230, इसमें मेरा बी सेपरेट हो जाएगा। एंड अगर मैं इसको 10 मिनट और एक्सटेंड कर लूँ एंड उसको रख दूँ 230 to 250, देन सी भी सेपरेट हो जाएगा। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर प्रोग्रामिंग। काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है ये सारा स्क्रीन वगैरह। तो ये 2 पॉइंट्स लिख लेना आइसोथर्मल मोड में, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन्ड एंड नॉट गुड फॉर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स। एंड 2 पॉइंट लिख लो टेम्परेचर प्रोग्रामिंग में, समझ आए, आई होप सबको समझ आ गया हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेव्स टाइम, एंड इसमें जो आपकी पीक्स होती हैं दे आर इवनली स्पेस्ड। दैट शोज कि आपका जो सेपरेशन हुआ है वो सिस्टमिक वाइज हुआ है, एक सीक्वेंस से हुआ है कि पहले इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर के सेपरेट हुए, देन उससे अगले वाला सेट जो था टेम्परेचर का वो सेपरेट हुआ, एंड देन सो ऑन। सो दीज आर दी ऑपरेटिंग कंडीशंस। काफ़ी हद तक ये जो कॉन्सेप्ट है आइसोथर्मल और टेम्परेचर प्रोग्रामिंग का, ये ग्रेडियंट और आइसोक्रेटिक जैसा ही है, इसको उसी वे में समझने की कोशिश करना। एनी डाउट्स?
Not bread. Not bread. एक क्लास टॉपिक आपका बचा है जो कि थोड़ा सा लेंदी है, तो उस क्लास को उसको मैं इस क्लास में कवर नहीं करा पाऊंगी. Detectors in GC, and it is a very important topic for GPAT and NIPER. तो लास्ट क्लास अगर कंडक्ट होती है नेक्स्ट वीक पे, देन उसको डोंट ट्राई टू या डोंट थिंक ऑफ स्किपिंग दैट क्लास. उस क्लास को कभी अटेंड करना. उससे आपके बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे फंसेंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखेंगे. आज के सेशन के अगर किसी को कोई भी डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क, otherwise we can end the class here. You are trying to say something I'm not able to understand. Pranshu Rajora. If you want to okay, band broadening, for this you need to go through a class. Okay, theories of chromatography. काफी लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है ये. एक क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, अभी 5 मिनट के अंदर पॉसिबल नहीं है. तो ये वाली क्लास देख लेना थ्योरीज ऑफ क्रोमेटोग्राफी की, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि व्हाट इज दिस बैंड ब्रॉडनिंग. मैम वो क्वेश्चंस का क्या हो? किसी स्टूडेंट को डाउट था जिसने मेरे को शायद से क्वेश्चन नंबर नहीं भेजे थे एक्चुअली अभी. ओके, आप ही थे तो आप एक बार मेरे को भेज देना. मैंने अभी एक्चुअली मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं चेक कर पाऊँ. आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी बिजी स्केड्यूल, like I have to soon I have to relocate for my job. So अभी I'm really sorry for this, but I'll try कि जो मैं आपको नेक्स्ट टेस्ट पेपर दूँ दोनों का हम एक साथ डिस्कस कर लें, so that आपका भी टाइम सेव हो जाए और मेरा भी टाइम सेव हो जाए. जो भी जिन भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी द क्वेश्चन नंबर. Soon I'll check that. Okay, so let's end the class here. Thank you so much for joining. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am.